जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। लेवल 2 के विद्यार्थी है वो काफी परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ लेवल 1 के जिनको प्रोविजनल में रखा है या जिनका कोई भी सूची में नाम नहीं आया, और साथ ही साथ लेवल 2 के वो विद्यार्थी जो स्नातक के नंबर को लेकर जो परेशान है, रीट पात्रता में जो मिनिमम मार्क्स उसके लिए परेशान है, काफी सारी चीजें हैं, वो काफी सारे आपके कमेंट आ रहे हैं। तो इन सब का आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिलने वाला है। जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ट्विटर पे भी नहीं है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी नहीं है। हमारा केवल टेलीग्राम और यूट्यूब का जो अकाउंट है वो अभी तक है। और मैं आपको जल्दी कॉलिंग के लिए तो नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप नंबर, जो आप सब टेलीग्राम पे नहीं हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, तो आप सबके लिए ऐसे नंबर जिससे आप कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसको आप एक बार के लिए देख लिया करो, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन रहते हैं उनका जवाब मेरे वीडियो में होता है। तो आप सब जब भी कमेंट करते हो तो वीडियो एक बार जरूर देख लिया करो। जब वीडियो देख लेते हो उसके बाद में जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो उनका मैं जवाब भी जरूर देता हूं। तो वही चीज मैं वीडियो में बता देता हूं, उसके बाद में वही चीज आप पूछ लेते हो, तो वो थोड़ा सा देखो रहता है। और बाकी आपको ऐसा लगे कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूं, सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं, उसके बाद में कमेंट्री सेक्शन में या वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये आती है कि 9 तारीख को कल ही नोटिस जारी किया था बोर्ड ने कि भाई इस प्रकार से जो भी आपके जो क्वेश्चन थे लेवल 1 में, ये लेवल 2 में भी काम आने वाले। उसके बाद में मैं ये भी बताने वाला हूँ, मिनिमम मार्क वाला वो भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ प्रोविजनल में जिस रीजन से रखा है लेवल 2 में, क्योंकि लेवल 2 का परिणाम आ गया ना, न्यूनतम उत्तीर्णांक वगैरह वाला, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए आराम से वीडियो को देख लेना। देखो, सबसे पहले बात आती है, इन्होंने बताया है, रीजन दिया इन्होंने, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर आपके काफी सारे कमेंट आ रहे थे। सबसे पहला प्रश्न आता है इनका कि बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में कट ऑफ से अधिक अंक है, लेकिन परिणाम में रोल नंबर प्रदर्शित नहीं है, तो क्या किया जाए। तो क्या कहते हैं, बोर्ड ने जवाब दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा जारी प्रोविजनल सूची में आप अपना नाम चेक कर लें, या आप अपात्र वाली सूची में आप अपना नाम चेक कर सकते हो। और इन सूचियों में अभ्यर्थियों के रोल नंबर के आगे इन्होंने क्या किया है, कारण बताया कि जिन भी विद्यार्थियों का कट ऑफ से अधिक नंबर है लेकिन फाइनल सूची में नंबर नहीं है, तो वो क्या चेक करें, प्रोविजनल में। फिर प्रोविजनल में नहीं है तो अपात्र सूची में भी चेक करें। और उनके आगे आपको रीजन जो दिया हो रिमार्क के रूप में कि भाई आपका ये कम है, तो वो आप 7 दिवस के भीतर कहां कर जमा करवा सकते हो, अधीनस्थ बोर्ड जयपुर में एक एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखनी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाल रखी है। जिस दिन लेवल 1 का हुआ था उस दिन मैंने डाल दिया था, और आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में कट ऑफ से अधिक अंक है तथा परीक्षा परिणाम प्रोविजनल और अपात्र तीनों सूचियों में रोल नंबर नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है काफी सारे स्टूडेंट ने। तो इनको क्या करना है, बोर्ड ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा दस्तावेज जांच एवं किसी बिंदु विशेष पर निर्णय हेतु लंबित रखा गया है। क्योंकि जिनके तीनों चारों लिस्टों में कोई भी नाम नहीं है, चाहे लेवल 2 हो लेवल 1 हो, तो उनको क्या रखा गया है, दस्तावेज की जांच या ऐसा कोई बिंदु जिस पे विचार किया जाना है, तो उसके लिए इनको क्या रखा है, लंबित रखा गया। ऐसे अभ्यर्थियों को फिलहाल कोई दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनका कोई लिस्ट में नाम नहीं आया उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उनको बोर्ड जाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड पृथक रूप से इनकी सूची क्या कर देगा, जारी कर देगा, यही इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद में ये कहते हैं कि भाई जो ऐसे विद्यार्थी बोर्ड द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कैटेगरी कट ऑफ से अधिक अंक है लेकिन परिणाम में रोल नंबर प्रदर्शित नहीं है, ये बताया है कि भाई जो आपका परीक्षा परिणाम जो आया और आप जो क्षैतिज जो श्रेणी आप सबको पता है कौन कौन सी आती है, तो उनमें अगर आपके नंबर ज्यादा है लेकिन रोल नंबर नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा को बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येकता, तलाकशुदा महिला, दिव्यांगजन, पीएच, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता निर्धारित दिनांक से पूर्व तक की होनी चाहिए। तो निर्धारित दिनांक इन्होंने क्या रखी थी, 19/1/2023 तक आपकी सभी जो भी आपके दस्तावेज है वो होने चाहिए थे। जैसे तलाकशुदा महिला की डिग्री है वो 19/1 तक की ही होनी चाहिए थी। पीएच अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 19/1/2023 तक का होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनके बाद का आपको डॉक्यूमेंट इसमें मान्य नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसा है और आपने लगाया तो आपका क्या कर दिया इन्होंने, रिजल्ट को आपका जो कट ऑफ में नंबर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद में क्षैतिज श्रेणी में योग्य नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित लंबवत श्रेणी की कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक होने पर चयन सूची में शामिल किया जाता है। तो ऐसे अगर आप जैसे पीएच कैंडिडेट हो और अगर आपने ये सब लगाया और आपका मान्य नहीं है लेकिन आपके नंबर कितने हैं, तो जनरल कैटेगरी का जो पुरुष होता है या आप महिलाएं, तो महिला जो होती है उनके अगर आपके समान नंबर है या कट ऑफ से अधिक नंबर है तो आपको शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो श्रेणी का जो लाभ है वो इसमें नहीं देंगे। ठीक है, ये इन्होंने बताया।
उस संबंधित क्षेत्रीय श्रेणी में रीट पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं होने पर भी चयन से क्या कर देंगे ये वंचित। जो आपका रीट पात्रता लगी थी उनमें भी आपको न्यूनतम प्रतिशत चाहिए। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर हमको छूट वहां पे क्यों नहीं मिल सकती, तो देखो ये चीज वहां पे होनी चाहिए थी। दूसरी बात तो देखो आप सब जो आप पढ़े लिखे हो, आप सबको भी पता है हमारे हाथ में होता ही क्या है, आप मैं सब एक ही जगह पे आते हैं। हम हो सकता है मैं आपको न्यूज दे देता हूँ वो एक अलग चीज है, लेकिन हम आते तो एक ही जगह। हम सिस्टम के खिलाफ हम 1 मिनट में नहीं चेंज नहीं कर सकते। अब रीट पात्रता कब लगी थी, रीट पात्रता के अंकों का निर्धारण कब होना था, तो वो एक अलग विषय था। तो इसमें अब हम बोर्ड पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। पात्रता कौन आयोजित करवाता है, ये खुद करवाता ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये बात बोलना उचित नहीं है। ठीक है, जो भी मुझे पता है कि आप सबने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हो रहा था, इस वजह से रुका तो बहुत बुरा लगता है, और मुझे भी पता है इस चीज का, हर एक जो तैयारी करता है उस चीज सबको पता होता है, लेकिन सिस्टम है और जो इन्होंने निर्धारित किए मापदंड वो हमें मानना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में देखो 4 नंबर पॉइंट को लेकर भी बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ मार्क सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक है। ठीक है, अथवा अभ्यर्थी के प्राप्तांक सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक है किंतु चयन आरक्षित श्रेणी में किया गया है। तो रीट पात्रता परीक्षा जो 2022 है उसमें प्रशिक्षण योग्यता में न्यूनतम उत्तीर्णांक आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अजा एवं अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के प्रपत्र की पालना करते हुए अनारक्षित वर्ग हेतु विकल्पित पदों के विरुद्ध परिणाम प्रक्रिया में विचारित नहीं किया गया। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके ज्यादा नंबर है लेकिन उनको क्या किया गया, अपनी ही श्रेणी से, जैसे जनरल के अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, आपके जो नंबर ज्यादा है जनरल से भी, तो आपका सिलेक्शन किस में होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में। लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा के समय हो सकता है आपने आयु में छूट ली हो सकता है आपने जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था उसमें छूट ली हो, तो जिस प्रकार से भी आपने लिया होगा उस टाइम में, तो अब आपको आपकी श्रेणी में ही मान्य करेंगे, जनरल में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह थी कि बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में क्षेत्रीय श्रेणी कट ऑफ मार्क्स काफी बड़ी। इसके क्या कारण थे, इन्होंने कारण क्या बताया कि भाई हमने 2 गुना अभ्यर्थी नहीं लिए थे, हमने लिए थे 5 गुना। लेकिन इस बात का जिक्र हम जब 2 गुना सूची जब जारी हुई थी, हमने देखी थी, तब इस बात का जिक्र नहीं था। ये बोर्ड अचानक से ये चीज लेकर के आया है। जो भी बहनें हैं तलाकशुदा, जो महिलाएं हैं, काफी परेशान हो रही है और उनको रीजन बोर्ड ने ये दिया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो भी आप सब बहनें हैं वो सबसे पहले तो आपकी 75 या 80 के लगभग जो बहनें हैं ऐसी हैं जिनको प्रोविजनल में नाम है। ठीक है, अब उनको अगर प्रोविजनल में वो डिग्री जमा नहीं करवा पाती, क्योंकि आप सबको पता है कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं और जिनकी डिग्री है वो वैलिड है 19 से 1 तक की, तो सबने जमा करवाई है। हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 की किसी कारण से रह जाती है, तो 75-80 में से लगभग बाहर होंगी, तो वो पोस्टें खाली होंगी और आप पात्र भी हैं, तो हो सकता है आपका नंबर इसमें आ सकता है। ठीक है, तो हमें उस सूची का इंतजार करना है जो बोर्ड जारी करेगा कि भाई प्रोविजनल जो परिणाम थे उनमें से, जैसे 2000 के लगभग थे भाई, उनमें से 1500, 1600 इतने विद्यार्थी क्या हुए, पात्र हुए, बाकी क्या हो गए, अपात्र, वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए। तो जितनी पोस्ट रहती है उनके स्थान पे फिर और स्टूडेंट को लेना भी होनी चाहिए, जो भी है वो हम मांग फिर उठा लेंगे। ठीक है, इतने तक तो ये तो हो जाता उस नोटिस के बारे में। उसके अलावा हम बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। इन्होंने स्पष्ट लिखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेरे बीए में इतने हैं, मेरे एमए में इतने हैं, एडिशनल मैंने क्या है, उन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। देखो अब नियम के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, नियम इन्होंने बताया, विज्ञप्ति जारी हुई उस टाइम बताया था इन्होंने, तो अब हम अगर वो चीज लेकर के आए ना, वो आप सबको भी पता है कि ये चीजें नियम बने हुए होते हैं, इनको हमें पता भी होना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि भाई आपकी योग्यता है वो स्नातक होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, अथवा क्या होना चाहिए कि आपके 50% अंकों के साथ क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी आपकी चाहिए। 50% अंक न्यूनतम इन्होंने निर्धारित कर दिए, चाहे बीए में है, चाहे बीएससी में है, चाहे आपके बीकॉम में। उसके बाद में आपकी बीएड होनी चाहिए, या फिर आप एमए से करते हो। अब देखो सबसे बड़ी बात यही आती है, अगर आपने बीए के बाद में बीएड नहीं किया है, अब बीए में जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, और आप एमए करते हो, एमए के आधार पे अगर आप बीएड करते हो तो एमए के अंदर आपके परसेंटेज होनी चाहिए, फिर बीए के अंदर है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने बीए कर ली 3 साल, उसके बाद में बीएड कर ली, उसके बाद में हमने एमए कर ली, तो एमए में हमारे नंबर है तो मान्य करो, ये नहीं होगा। वो तो जो आपका जो बेस होता है ना, बीएड किस में हुई है, आपने बीए के बेस पे किया या एमए के बेस में किया, वो चीज आपकी निर्धारित रहती है। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनके बीए या बीएससी में नंबर कम होते हैं, लेकिन जब वो एमएससी करते हैं, जब पता चलता है, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं होता कॉलेज टाइम में, उसके बाद पता चलता है वो एमए में या एमको, जो आपकी जो बीकॉम होती है या आपका जो एमए होती है, एमएससी होती है, उनमें क्या करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं। ठीक है, उससे पहले बीएड भी हो जाती है,
अब वो काम नहीं आ सकते। आधार आपका क्या था, उसमें नंबर देखते हैं। उनके बाद में इन्होंने लिखा है कि भाई 45% अंकों के साथ स्नातक क्या होना चाहिए, और साथ में शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो भी इस संबंध में समय पर जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा जो भी नियम इनके रहेंगे। आगे बात समझना। उसके बाद में जो 4 साल वाले हैं उनके क्या होनी चाहिए, 50% 12वीं के अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद में 4 साल की जो भी आपकी बीएड वगैरह रही है वो होनी चाहिए। इन्होंने ये स्पष्ट लिखा है। उसके बाद में देखो ये सारी चीजें लिखा है इन्होंने, ठीक है। और 50% अंकों के साथ स्नातक हो और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अंदर होनी चाहिए। और अगर आप करते हो न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक हो, उसके बाद में आप 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड कर सकते हो, ठीक है। बीएड हो गई, बीएड एमएड हो गई ना, एमए और फिर बीएड, तो जो भी आपने किया उसमें इन्होंने बताया। आधार आपका होना चाहिए। अब देखो एडिशनल को लेकर भी 2-3 चीजों में नियम होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन्होंने लिखा है देखो, स्नातक परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा जो भी इनके नियम है उन्होंने निर्धारित किए, और इन्होंने कहा कि न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों में मामलों में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम दिनांक 29 जुलाई 2011 से पहले किया है, ले लिया था। मतलब 2011 से पहले जिन्होंने दाखिला ले लिया था 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड वगैरह में, तो उन पे ये न्यूनतम वाला नियम है वो लागू नहीं होता है। अब इनकी बीएड कंप्लीट कब होगी, जैसे 29 जुलाई 2011 से पहले जिन्होंने ले लिया है, तो आपकी 1 साल की थी तो 2012 29 जुलाई या जहां पर भी आपका सेशन खत्म हुआ था तो वहां तक क्या कर दिए है, उन्होंने मान्य कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल वालों की बात आती है। एडिशनल को लेकर भी काफी है कि सर मेरे पास तो बीए में वो विषय नहीं था, एमए में था, बीएड में नहीं, उस विषय से कर ले, उसके संबंध में भी है। अब जो एसएसटी के जो स्टूडेंट है ना, उनके वैकल्पिक विषय ग्रुप, मतलब एक विषय इनमें से होना चाहिए, या तो आपके पास इतिहास होना चाहिए बीएड में, ठीक है, या आपका जो स्नातक जो भी आपने किया उसमें इतिहास या भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इनमें से एक कम से कम विषय होना चाहिए। विषय के साथ क्या हो, स्नातक या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब विज्ञान और गणित की बात करें तो इनमें कम से कम एक हो, रसायन हो या भौतिक विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, इनमें से कोई एक ना एक उनकी स्नातक इसमें हुई होनी चाहिए, तभी ये मान्य करते हैं। अंग्रेजी के लिए भी इन्होंने बताया, हिंदी के लिए भी इन्होंने बताया, तो ये विषय इसमें होने चाहिए, ठीक है। ये इस प्रकार से इन्होंने किया, तो ये आ जाते हैं नियम। बाकी और भी आप इसमें नियम देख सकते हो, इसमें इन्होंने बताया है स्पष्ट रूप से। अब इसमें लिखा है कि लेवल द्वितीय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत मापदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया, विशेष योग्य जन वर्ग, सामान्य वर्ग की विद्या प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंकों में नियमानुसार 5% की छूट दी जाएगी। जो भी न्यूनतम जो निर्धारित प्राप्तांक है ना, उनमें इनको 5% छूट भी दी गई थी, वो भी आपको पता होगा। तो ये हो गई नियम। उसके बाद में देखो कुछ चीजों के कारण जो प्रोविजनल रखा है, अब न्यूनतम अंक के कारण इनको किया है, तो न्यूनतम अंक अपने नहीं थे। अब देखो इसमें देखो स्नातक में ऐच्छिक विषय हिंदी नहीं था, अब हिंदी से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, होना चाह रहे हो, तो नहीं हो सकता। अगर आपने बीएड किया हुआ था एमए के बेस में और एमए में आपकी क्या होती हिंदी लिटरेचर, फिर आप हो सकते थे, फिर स्नातक की नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है इस प्रकार से जो भी इनको रखा है आपको मैं बता देता हूँ, जो इनके खुद के नियम है या जो विज्ञप्ति में जो नियम आए थे ना, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी चैलेंज कर सकने वाले मुद्दे थे वो सबने किए भी हैं, आपसे पहले भी किए हैं, ठीक है। जो 82 नंबर वाला मामला था उस बेस में। अब हम कहना कि भाई 50% या 45% की जगह हमारे 40 कर दो, वो ये नहीं कर सकते, फिर तो भर्तियां खत्म ही नहीं होती ना, क्योंकि ये मान के चल सकते हो आप सबके इमोशन जुड़े हुए होते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो। अब ये मान लो 1 नंबर, ये मान लो कि कट ऑफ रहती है किसी भी सब्जेक्ट 180, अब 179 पे 100 कैंडिडेट, अब वो 100 कैंडिडेट मांग उठाएंगे, नहीं 179 कर दो हमारा भी हो जाए, तो ऐसी चीजें हैं वो फिर होती नहीं है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी घबराने की आवश्यकता नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट आपका कम रहा वो आप अधीनस्थ बोर्ड में जमा करवाएं, आपका रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में आपका जिला आवंटन भी 2-3 दिन के अंतर में और साथ में ही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट आएंगे आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।